राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। काव्या गार्डन में बैठी हुई आदित्य के हर एक बातों को सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसके यूं बिना मतलब मुस्कुराता देख अनुराग अजीब नज़रों से देखने लगता है। अनुराग जल्दी से जाकर काव्या के साथ बैठकर सिर पर हाथ रख चेक करने लगता है। फिर गले पर हाथ रख तो काव्या कंफ्यूज होकर पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अनुराग, मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही है। काव्या अजीब नजरों से अनुराग को देखती है तो अनुराग कहता है, अब आप अकेले बैठे मुस्कुराएंगे? तो इतना बोलते ही अनुराग काव्या को देखता है, फिर कहता है, भाभी, कहीं आपको भूत प्रेत का तो साया नहीं लग गया? इतना बोलते ही अनुराग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। वह एक कदम से उठकर काव्या का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा। काव्या सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अनुराग झट से कहता है, पंडित जी के पास। पंडित जी के पास? काव्या उसकी पूरी बात को समझकर रुककर घूरने लगती है। अनुराग भी कह रुककर काव्या को देखते हुए कहता है, देखने लगता है कि वह कहती है, अनुराग, क्या हुआ? चलिए जल्द से जल्द आपको लेकर जाना पड़ेगा, अनुराग ने कहा। तभी सौरभ की आवाज़ आती है, कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? अनुराग जल्दी से कहता है, सौरभ भाई, भाभी के शरीर में आत्मा है। सौरभ एक नज़र काव्य को देखता है जो घूर कर अनुराग को देख रही थी। सौरभ समझ जाता है कि जरूर अनुराग ने अनाप शनाप सोच लिया होगा। वह भी अनुराग को घूर कर देखने लगता है। अनुराग जब दोनों को देखने लगता है, सौरभ वार्निंग देते हुए कहता है, अगर अभी तुमने भाभी को परेशान करना नहीं छोड़ा तो मैं आदि को बता दूंगा कि तुम उसकी क्यूट सी वाइफ को परेशान कर रहे हो। अनुराग झट से काव्या का हाथ छोड़ देता है। वहीं काव्या सौरभ की बात सुन उसे देखने लगती है। सौरभ काव्या को नजरें खुद पर देख अनुराग को खींचते हुए उसके साथ लेकर चला जाता है। काव्या दोनों को जाते देखकर मुस्कुरा देती है। तभी माया बाहर आती है। आज माया का लुक थोड़ा सा चेंज था। माया हमेशा जीन्स और शर्ट पहनती थी, लेकिन आज उसने एक गाउन पहना था। चेहरे पे थोड़ा मेकअप में माया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माया आगे बढ़ते हुए काव्या से पास पहुंच जाती है। काव्या माया को देखते हुए पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? माया सकपका जाती है। माया इधर उधर देखते हुए बोलती है, मैम वो इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। काव्या बस उसे अजीब बातें करता देखकर सुन रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, बेड पर। काव्या सामने देखती है तो रुखसार मुस्कुराते हुए उनके पास ही आ रही थी। माया सर झुकाए खड़ी हो जाती है। काव्या असमंजस में कभी रुखसार को देखती है तो कभी माया को। रुखसार मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी, माया रॉकी भाई के साथ डेट पर जा रही है। काव्या हैरानी से माया को देखती है। वही माया तो वहां से बस भागना चाहती थी। काव्या देर तो हैरान काव्या देखकर तो हैरान रहती है, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो उस दिन आपने मुझसे झूठ बोला? माया तुरंत कहती है, सॉरी मैम, बट उस वक्त बताना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि हमारा रिश्ता तो कुछ ऐसा था। काव्या मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं काव्या, अपनी आंखों में काजल लेकर माया को लगा देती है और कहती है, आज बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लग जाए। माया काव्या को देखकर बस मुस्कुरा देती है। अचानक माया का फोन रिंग होता है। यह रॉकी का कॉल था। माया मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके साइड में बात करती है। उधर से रॉकी कुछ बोलता है तो माया उदास सा चेहरा बना लेती है। माया कॉल कट करती है। उसे यूं उदास देखकर माया पूछती है, क्या हुआ? माया उदास होकर कहती है, ओ, रॉक ने कहा है कि वो बिजी हैं, सर को ऑफिस में ज़्यादा काम है। काव्या को माया का उदास चेहरा देखकर बुरा लगता है। कुछ देर तो वह वैसी ही खड़ी रहती है, लेकिन एकदम से कुछ याद आता है और वह अपना फ़ोन निकालकर आदित्य को कॉल कर देती है। पहली और दूसरी बार में आदित्य को कॉल रिसीव नहीं करता तो काव्या मायूस हो जाती है। तभी आदित्य का रिटर्न कॉल आता है। काव्या मुस्कुराते कॉल रिसीव करती है। हाँ बोलो, उधर से आवाज़ आती है। काव्या थोड़ी मायूसी से जवाब देती है, हमें कहीं जाने का मन कर रहा है। आदित्य तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं बॉडीगार्ड को बोल दूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेकर चले जाएंगे। आदित्य ऐसा जवाब सुनकर काव्या का मुंह बन जाता है और कहती है, हमें आपके साथ जाना है। काव्या के यह बोलते ही बिल्कुल शांति छा जाती है। कुछ देर बाद उधर से आदित्य बोलता है,
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, यह सुनते ही काव्या खुश हो जाती है और कॉल कट करके माया को देखकर थम्स अप दिखा देती है। माया का फ़ोन फिर एक बार रिंग होता है। माया कॉल रिसीव कर बात करके कॉल कट करती है और काव्या को देखकर कहती है, थैंक यू मैम। माया अब वहाँ से चली जाती है। रुखसार बस उसे जाता हुआ देख रही थी। वह एकदम से कहती है, मुझे ही प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? काव्या रुखसार के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ज़िंदगी में आपको और एक मौका दिया है तो आप उसे अपना क्यों नहीं लेती? रुखसार कंफ्यूज सा काव्या को देखने लगती है। काव्या रुखसार के गालों पर हाथ रखकर कहती है, हमें पता है कि किसी और के बच्चे को कोख में रखकर किसी और को अपनाना थोड़ा मुश्किल है। हम सौरभ को इतना तो जान ही गए कि वह कहते ही करते भी है, जो कहते हैं वे करते भी हैं। उन्हें एक बार अपना कर देखिए, वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। रुखसार एकदम से हैरान रह जाती है। काव्या उसके चेहरे को देख मुस्कुराते हुए कहती है, अनुराग को सब कुछ पता था तो उन्होंने मुझे बता दिया। काव्या यह रुखसार और कुछ बोल पाते उससे पहले ही आदित्य की कार आकर रुक जाती है। काव्या रुखसार को देखकर कहती है, ठीक है हम चलते हैं। काव्या कार की तरफ बढ़ जाती है। वहीं रुखसार काव्या को देख उसकी बातों को सोचने लगती है। काव्या पीछे जाकर बैठ जाती है। आदित्य सवालिया नजरों से उसे देखता है। काव्या समझ जाती है कि आदित्य उसे क्या पूछना चाहता है। काव्या अपने सिर को आदित्य के कंधे पर रखकर कहती है, हमें एक खूबसूरत सी जगह जाना है जहाँ आपके और मेरे सिवाय सिर्फ खामोशी हो। आदित्य एक नज़र काव्या को देख ड्राइवर को कुछ इशारा करता है। आदित्य के इशारे को समझकर ड्राइवर कार चला देता है। इस वक्त कार चलते हुए एक जगह रुक जाती है। काव्या कार से नीचे उतरती है। आदित्य भी बाहर आता है और काव्या का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। काव्या को यह जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। वह थोड़ा दिमाग पर जोर देती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये वही जगह थी जहाँ काव्या शादी के कुछ वक्त बाद भाग कर आई थी, जहाँ आदित्य ने उसे पकड़ा था। उस वक्त काव्या को यह जगह बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने इस जगह को बहुत सारी तस्वीरें भी ली थी। काव्या इस जगह से फिर से आना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला था। आदित्य काव्या को लेकर ढलान में बैठ जाता है। काव्या भी आदित्य के साथ बैठ जाती है। काव्या आदित्य को देखते हुए पूछती है, आपको कैसे पता कि मुझे यह जगह पसंद है? आदित्य काव्या के हाथों में उसका फ़ोन लेता है और गैलरी ओपन करके एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, इससे फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था, आई मिस दिस प्लेस। काव्या यह देखकर मुस्कुरा देती है। आदित्य काव्या को वापस फ़ोन देता है। काव्या अपना फ़ोन लेकर आदित्य का फ़ोन लेती है। वह जैसे ही फ़ोन ओपन करती है तो उसकी नज़रें वॉलपेपर से फ़ोटो पर पड़ती हैं। काव्या आदित्य को देखने लगती है। वॉलपेपर की फ़ोटो पर काव्या की मुस्कुराती हुई फ़ोटो थी। काव्या को इस तरह देखता पाकर आदित्य काव्या की तरफ झुककर माथे को चूम लेता है और काव्या आदित्य के ऊपर बैठ जाती है, उसके सीने से लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया रॉकी को ऊपर बैठी सीने से लगी हुई थी। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। एक दूसरे को देखते हुए इन दोनों की तड़प आज दोनों मिटा रहे थे। रॉकी अपने हाथ में माया के चेहरे को छूते हुए कहता है, माया कहना है किस यू? माया पलकें झपका देती है और शर्माते हुए नजर झुका लेती है। रॉकी माया को यूं शर्माता देख मुस्कुरा देता है। रॉकी अब धीरे धीरे माया की तरफ झुकने लगता है और माया की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वह अपनी नज़रों को ऊपर तक नहीं उठाती। होठों के थोड़े टच होते ही माया कसकर आंखें बंद करते हुए रॉकी को कसकर पकड़ लेती है और रॉकी माया के होठों को अपने गिरफ्त में लेता है और काफ़ी पैशन के साथ किस करने लगता है। रॉकी माया के कमर को जकड़ते हुए किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की किस डीप होकर इंटेंस होने लगती है। माया भी रॉकी का पूरा साथ दे रही थी। बहुत देर तक किस करते रहने के बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगती हैं। रॉकी माया के होठों को छोड़ गर्दन पर मुंह छिपाए सांस लेने लगता है। वहीं माया के हाथ अब रॉकी की पीठ पर होते हैं और वह भी गहरी से गहरी सांसें लेने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंगानिया विला में आज हॉल पर
अलग ही तरह की शांति छाई हुई थी। सर्वेंट के अलावा हॉल में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। सारे लोग अर्जुन के कमरे में उपस्थित थे, क्योंकि आज अर्जुन पूरे 8 महीने बाद अपने परिवार के पास लौटा था। विशा विखा सॉरी विशाखा जी की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। अर्जुन भी सभी से मिल रहा था। अर्जुन की सारी चोटों तो पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन कमजोरी उसके शरीर में साफ दिख रही थी। विशाखा जी अर्जुन के पास बैठकर उसके गालों को छूते हुए कहती हैं, कितने वक्त तक तुमने अपने हमें इंतजार करवाया, आपको हमारी याद नहीं आई? अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने हाथों को विशाखा के हाथों पर रखते हुए कहता है, माँ, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब आप कहीं नहीं जाऊँगा। विशाखा जी अर्जुन के बालों को पर हाथ फेरते हुए और झुककर माथे को चूम लेती हैं। सभी परिवार से अर्जुन से मिलते हैं। सबका ध्यान अर्जुन पर ही था कि तभी पहल की झनकार से अर्जुन की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। अर्जुन के साथ ही परिवार के हर एक सदस्य की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाजे पर सिंपल सी लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में पायल पहनी बिल्कुल सिंपल लुक में खड़ी थी। सबकी नज़र काव्या से हटकर अर्जुन पर चली जाती है, जो एकदम काव्या को ही देख रहा था। अर्जुन तो काव्या को फोटो में देखकर ही पसंद कर लिया था। इसके बाद शादी के वक्त जब काव्या उसके सामने थी, तब उसने रियल लाइफ में काव्या को देखा था, और आज पूरे 8 महीने बाद वो अर्जुन काव्या को ही पूरी तरह खो गया। अर्जुन को इस वक्त बस काव्या ही दिख रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। विशाखा जी ने अर्जुन को नजरों में काव्या को पाकर बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। आखिर में बेचैनी तो होनी ही थी। काव्या अर्जुन की पहली पसंद थी। अगर अर्जुन के किसी शब्द ने काव्या के बने रिश्ते को तोड़ दिया तो विशाखा जी शायद ही बर्दाश्त कर पाती। काव्या की वजह से ही तो आदित्य इतने बदला था, और अगर काव्या उससे दूर हो गई तो आदित्य फिर एक बार पहले की तरह अकेले में जीने लगेगा। विशाखा की बेचैनी को पृथ्वीराज अच्छी तरह से समझ रहे थे। पृथ्वीराज विशाखा के कंधे पर हाथ रखते हुए शांत रहने का इशारा करते हैं। वही अनुराग और सौरभ की नज़र भी अर्जुन पर टिकी हुई थी। वैसे तो अनुराग सबसे ज़्यादा अर्जुन को ही अटैच था, लेकिन अब उसे काव्या और का अर्जुन का होना बहुत रास नहीं आ रहा था, क्योंकि अनुराग ने भी काव्या और आदित्य की बॉन्डिंग देखा था, जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। काव्या की नज़र पहले तो अर्जुन पर ही थी, लेकिन अर्जुन की नज़रों को खुद पर पाकर काव्या काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी। काव्या रूहानी के बगल में सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। वही अर्जुन अब भी बस काव्या को ही घूरे जा रहा था। अर्जुन अचानक से उसकी नज़र काव्या के मांग पर चली जाती है। उसके बाद वह काव्या के गले में पहना मंगलसूत्र देखता है। काव्या को सुहागन रूप में देखकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को अच्छी तरह से याद था कि उसकी शादी काव्या से नहीं हुई थी। अगर शादी ही नहीं हुई थी तो काव्या सुहागन रूप में यहाँ क्या कर रही थी? वही सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। अर्जुन सवालिया नजरों से अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, दादी, ये काव्या के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों है? अर्जुन के सवाल से सभी लोग काव्या को देखते लगते हैं। काव्या का हाथ अपने आप मंगलसूत्र पर चला जाता है। वह अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे कोई उसका मंगलसूत्र छीन रहा हो। अर्जुन भी यह देख लेता है। अर्जुन फिर एक बार सवाल करता है, हमारी तो शादी नहीं हुई थी फिर? अर्जुन उसे आगे कुछ बोलता, अरुणी देवी तुरंत कहती है, काव्या की शादी हो चुकी है अर्जुन। अर्जुन पूरा शॉक्ड हो जाता है। वह वैसे ही हैरानी से कहता है, काव्या की शादी हो चुकी है, पर किससे? विशाखा डर और बेचैनी से पृथ्वी का राज का हाथ पकड़ लेती है। काव्या भी कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लेती है। अर्जुन के ऐसे सवाल से अरुणी देवी काव्या को देखती है, फिर अर्जुन को देखते हुए कहती है, आदि से। अर्जुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अरुणी देवी अर्जुन के पास जाकर बैठ जाती हैं। अरुणी देवी एक हाथ बढ़ाकर अर्जुन के गाल पर रखते हुए कहती है, हमें पता है कि आपको काव्या बहुत पसंद थी, लेकिन हमने तो आपको पहले ही शादी करने की वजह बताई थी ना। यह सुनते ही अर्जुन बीते वक्त में चला जाता है। फ्लैशबैक। अरुणी देवी के लिए फोटो को अर्जुन बस देखता रह जाता है। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था,
लेकिन जैसे ही उसने उस काव्य की फोटो देखी, उसे देखते ही वो खो गया। अरुणी देवी अर्जुन को देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, पसंद तो है ना आपको? अर्जुन खोए अंदाज में कहता है, हाँ दादी, मुझे पसंद नहीं, बहुत पसंद है। अरुणी देवी के होठों पर मुस्कान बढ़ जाती है। तभी कमरे में विशाखा आती है। अरुणी देवी विशाखा को देख आंखें झपका देती हैं, जिसे देखकर विशाखा खुश होकर काव्य की फोटो लेकर देखने लगती है। फोटो देखते ही विशाखा की मुस्कान और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी अरुणी देवी कहती है, शादी कल हुई होगी। यह सुनकर दोनों चौंक कर अरुणी देवी को देखते हैं। अरुणी देवी कभी यह चाहती है कि काव्या की शादी कल ही हो, क्योंकि उसके पास कल तक का ही वक्त है। विशाखा परेशान हो जाती है, कहती है, लेकिन माँ, इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? और कल तक का ही वक्त है, क्या मतलब है? ये कहाँ जा रही है? अरुणी देवी दुखी स्वर में कहती हैं, इस दुनिया से दूर मेरी कावी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। विशाखा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वह एकदम से पूछती है, क्या काव्या से शादी करना चाहती है? ये शादी करना चाहती है काव्या भी? अरुणी देवी बिल्कुल चुप हो जाती है। उन्हें चुप देखकर विशाखा के मन में डर सा उमड़ने लगता है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी यह रिश्ता किसी दबाव में बने। उसने अपने और पृथ्वीराज के रिश्ते को देखा था, जो पहले बहुत खराब था। पृथ्वीराज के किसी और से प्यार करने की खबर से विशाखा पूरी तरह टूट चुकी थी। भले ही वह किसी को देखती नहीं थी, लेकिन रातों में अंधेरे में विशाखा अकेले बंद कमरे में रोआ करती थी। पृथ्वीराज हमेशा विशाखा से दूर ही रहा करते थे। इस बात से विशाखा काफी ज्यादा तड़पती थी। विशाखा कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन की लाइफ में ऐसा ही हो। विशाखा अपने डर में साए में जी ही रही थी कि अरुणी देवी की बात सुनकर सच में बदल जाती है। काव्या कवि के कहने पर शादी कर रही है। काव्या पूरी अकेले पड़ चुकी है, इसलिए कवि बस उसे एक परिवार देना चाहती है, और हमें पता है कि वक्त के साथ काव्या भी इस रिश्ते को अपना लेगी। यह सुनकर तो विपाशा जी के सीने में खंजर मारने का काम कर रही थी। अर्जुन अरुणी देवी के हाथ को थामते हुए कहता है, आप फिक्र मत करिए दादी, मैं काव्या को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। यह सुनकर अरुणी देवी मुस्कुराते हुए अर्जुन के गालों पर हाथ रखकर कहती है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। फ्लैशबैक एंड्स। अर्जुन यह सब सोचते हुए काव्या को देखकर कहता है, मुझे काव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। यह सुनकर सभी काव्या की तरफ देखते हैं। अरुणी देवी सबको बाहर जाने का इशारा करती है और खुद भी बाहर आ जाती है। अर्जुन काव्या की देखता है, जो सिर झुकाए अब भी वहीं पर खड़ी थी। काव्या। अर्जुन की आवाज़ सुनकर काव्या उसे देखने लगती है। अर्जुन अपने पास आने का इशारा करता है। काव्या धीरे कदमों से चलकर अर्जुन से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अर्जुन काव्या को अपने पास बैठने का इशारा करता है। काव्या कुछ सोचती है और फिर अर्जुन के पास बैठ जाती है। अर्जुन एकदम से काव्या के दोनों हाथ पकड़ लेता है। काव्या कुछ सहम सी जाती है। अर्जुन तुरंत कहता है, तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। काव्या अर्जुन को देख लेती है, जिसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। सच में मैं तो तुम्हें पहली नज़र में देखते ही दीवाना हो गया था। तुमसे कभी बात करने की वक्त ही नहीं मिला, इसलिए आज कह दिया। अर्जुन ये बोलते ही काव्या नजरें झुका लेती है। अर्जुन काव्या का चिन्ह पकड़कर चेहरा ऊपर करता है तो काव्या अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, काव्या, तुम खुश तो हो ना? आदि को जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। वह बहुत कम बात करता है और रिश्ते को भी बस खामोशी से ही अपनाता है। काव्या अर्जुन को एकटक देखने लगती है और अर्जुन भी काव्या के खूबसूरत आंखों में पूरी तरह से खो जाता है। काव्या नज़र झुकाते हुए कहती है, हाँ, हम खुश हैं। हमें पता है कि ये बात बहुत कम करते हैं, लेकिन इससे हमारे रिश्ते में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्जुन का फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। फिर कुछ वक्त बाद अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, सीरियसली काव्या, तुम मेरी नहीं हुई, ये मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। रूप जितना खूबसूरत है, आवाज़ भी बिल्कुल उसी तरह मीठी है। काव्या फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है। अर्जुन काव्या के चिन्ह को फिर एक बार पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और आदि के रिश्ते में बीच बिल्कुल नहीं आऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ
कि आदि अब अकेला नहीं है। काव्या अर्जुन की आंखों की गहराइयों में देखने लगती है। सच में अर्जुन की आंखों में काव्या को खोने का दुख से ज्यादा आदित्य के लिए खुशी नजर आ रही थी। काव्या काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगी। काव्या कंफर्टेबल होकर अब अर्जुन से बात करने लगी। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, काव्या वैसे तो पहले में ही हमारा रिश्ता है पहले से ही हमारा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक अलग रिश्ते से रहना चाहता हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? काव्या कुछ देर तक अर्जुन के हाथ को देखती है, फिर अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। अर्जुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। काव्या कुछ देर तक अर्जुन के साथ बैठती है और फिर कमरे से जाने लगती है। अर्जुन एकटक काव्या को जाते हुए देखने लगता है। वह तब तक काव्या को देखता है जब तक काव्या उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। काव्या को जाते ही अर्जुन के चेहरे पे एकदम से परेशानी और गंभीरता के भाव उभरने लगते हैं। काव्या जाकर सबके साथ हॉल में बैठ जाती है। सभी हॉल पर बात करने में मग्न हो जाते हैं। तभी सौरभ अपने बैग्स लेकर बाहर आता है। सबकी नजरें उस पर ठहर जाती हैं। काव्या एकदम से खड़ी होकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ अपने बैग साइड में रखकर काव्या के पास आकर कहता है, भाभी मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो पूरा हो चुका है, तो अब मुझे जाना होगा। सौरभ की ऐसा बोलते ही सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। वहीं काव्या रुखसार को देखने लगती है जो एकदम सौरभ को देख रही थी। विशाखा आगे आकर सौरभ के कान पकड़ लेती है और नाराजगी से कहती है, अच्छा तो अब हम इतने अजनबी हो गए कि आप यहाँ काम होने पर ही रुकेंगे? सौरभ चिल्लाते हुए कहता है, हाँ आंटी दर्द हो रहा है। विशाखा कान छोड़कर नाराजगी से देखने लगती है। सौरभ विशाखा जी के सामने जाकर एकदम से गले लग जाता और कहता है, आंटी मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली हमारे सीनियर डॉक्टर ने फिर से मुझे लंदन जाने का ऑर्डर दिया है। आप सीनियर डॉक्टर की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। सौरभ वसुंधरा जी से अलग होकर खड़ा हो जाता है। तभी काव्या पूछती है, आप कब तक वापस आएंगे? सौरभ जवाब देता है, शायद 6 महीने या 1 साल या 2 साल या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। वक्त का इंतज़ार नहीं है कब तक वक्त का अंदाज़ा नहीं है कब तक मैं वहाँ रहूँगा। यह सुनते ही काव्या मायूस हो जाती है और रुखसार के दिल में बेचैनी सी होने लगती है। सौरभ बड़ों का आशीर्वाद लेता है और सबसे मिलकर बाहर चला जाता है। रुखसार, रूहानी, रुबानी, रूहान, अनुराग और काव्या सौरभ को बाहर तक छोड़ने आते हैं। कुछ देर तक तो सब बात करते हैं। रूहानी को तंजस के कॉल आ जाता है तो वह चली जाती है। काव्या रुमानी को लेकर चली जाती है। अनुराग रूहान को लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर सौरभ और रुखसार के अलावा कोई नहीं था। सौरभ रुखसार के पास जाता है। रुखसार सौरभ को देखते हुए कहती है, आपका जाना जरूरी है? सौरभ हैरानी से रुखसार को देखता है। रुखसार हड़बड़ाते हुए कहती है, हमारा मतलब है आप यहाँ कहीं भी तो हॉस्पिटल में रह सकते हैं। सौरभ एकदम चुपचाप रुखसार को देखता है। रुखसार अब नजर झुका लेती है। सौरभ रुखसार की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरा कार्ड है, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो कॉल कर देना। और रही बात जाने की, तो यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक माँ अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रही है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं लंदन में ही रहता हूँ, वहाँ मेरा पूरा परिवार है। रुखसार कार्ड लेकर सौरभ को देखती है। सौरभ बाय बोलकर कार में बैठकर चला जाता है। रुखसार वहाँ खड़ी बस कार को जाता हुआ देख रही थी। कुछ वक्त तक वह सब वहीं खड़ी रहती है। रुखसार की आंखों में आंसू की बूंदें सीधे सौरभ के दिए हुए कार्ड पर गिरती हैं। रुखसार कार्ड को देखती है और फिर अपने आंसुओं को पोंछ अंदर चली जाती है। कमरे के अंधेरे में बंधी दोनों लड़कियों को बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। दूसरी तरफ कमरे के अंधेरे में बंधी दोनों लड़कियों की बुरी तरह हालत हो चुकी थी। माया और टीना कमरे के अंदर जाकर दोनों से रस्सियों को खोलती है। पहली लड़की एक मंद आवाज में कहती है, आखिर कब तक तड़पाएंगे हमें? हमारा कसूर क्या है ये तो बता दो। टीना पास वाले चेयर पर बैठकर उस लड़की के जबड़े को पकड़ कहती है, इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने मैम को मारने की कोशिश नहीं की? वह लड़की कंफ्यूज होकर कहती है,
कौन सी मैम? कैसी मैम? टीना आवाज़ पर जोर देते हुए कहती है। हमारे सर आदित्य सर की वाइफ को तुमने मारने की कोशिश नहीं की थी? सामने बैठी लड़की डर से सहम जाती है। वह लड़की और कोई नहीं, प्रीता थी, जिसे आदित्य के कहने पर किडनैप किया गया था। प्रीता अपने सर पर पछताने लगती है। वह दूसरी लड़की चिल्ला कर पड़ती है। अरे उसको तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों रखा है? माया उसे एक थप्पड़ मार देती है और झुककर कहती है, अपना ये मुंह थोड़ा कम चलाया करो। माया कहती है कि बहुत ईगो है ना तुम्हें, हर वक्त बस अपने बाप के मिनिस्टर होने का घमंड दिखाती रहती हो। सर के भाइयों को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो, तेरा वो बाप तुझे ढूंढ तक नहीं पा रहा है। मिनिस्टर की कुर्सी तो छिन चुकी है, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सामने बैठी लड़की और कोई नहीं, श्रुति थी, जिसने पिया को शादी के वक्त अनुराग और रूहान को मारने का प्लान बनाया था। दोनों के हाथ रस्सी से इतने दिनों तक बंधने की वजह से जख्मी हो गए थे। माया और टीना उन्हें खाना देती थी। दोनों खाना खा लेते और फिर एक बार दोनों के हाथों को रस्सी से बांधकर बाहर निकलने लगती। दरवाजे के पास पहुंचते ही रॉकी माया को खींचकर दीवार से सटा देता है। माया हैरानी से उसे देखती है। माया हैरानी से, तुम यहाँ कैसे? रॉकी माया के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। तभी टीना जो वहीं खड़ी थी, वह एकदम से कहती है, कुछ तो शर्म करो दोनों, तुम दोनों यहाँ अकेले नहीं हो, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, इतना चिपके जा रहे हो। माया रॉकी को धक्का देती है, जिससे वह थोड़ा दूर हो जाता है। रॉकी घुटते हुए टीना को देखते हुए कहता है, रोमांस की बीच टांग अड़ाना अब तक नहीं छूटा तेरा? इसी वजह से अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तेरा? टीना भी रॉकी को घुट देखते हुए कहती है, तू ना अपना मुंह बंद कर, सारे फसाद की जड़ तू ही है रॉकी। रॉकी थोड़ा आगे आकर कहता है, अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? टीना कुछ बोलने को ही वाली थी कि माया उसका हाथ पकड़कर जल्दी से ना में सिर हिला देती है। टीना माया को घूरती है तो माया मासूम सा चेहरा बना लेती है। टीना वार्निंग वाला लुक देकर वहाँ से चली जाती है। रॉकी टीना को जाता देखकर माया से कहता है, ऐसा क्या कर दिया मैंने? माया जल्दी से बोलती है, कुछ भी तो नहीं। रॉकी शक भरी नज़रों से माया को देखता है तो माया रॉकी का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ पकड़ वहाँ से लेकर जाने लगती है। आदित्य ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी काव्या उसके आगे आकर अपने दोनों हाथों को उसके गर्दन पर लपेट लेती है। आदित्य काव्या को देखने लगता है तो काव्या कहती है, आज आप ऑफिस मत जाइए। आदित्य सवाली नजरों से काव्या को देखता है तो काव्या कहती है, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। आदित्य काव्या को कमर से पकड़ लेता है और थोड़ा झुककर कहता है, किसी और दिन, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काव्या मायूस सा शक्ल बनाकर, प्लीज़। आदित्य फिर एक बार कहता है, मैंने कहा ना, किसी और दिन चलते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काव्या आदित्य के गर्दन से हाथ हटाकर रूठते हुए मुंह फेरकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य काव्या को देखकर गहरी सांस लेता है, फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य के बैठते काव्या खिसक कर बैठ जाती है। आदित्य काव्या का और थोड़ा पास जाता है। काव्या फिर एक बार खिसक कर बैठ जाती है। फिर एक बार आदित्य काव्या के पास जाता है तो काव्या सोफे से उठकर जाने लगती है तो आदित्य काव्या का हाथ पकड़ खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे आदित्य के ऊपर गिर जाती है। काव्या आदित्य की नज़र फेर लेती है। आदित्य काव्या को पकड़कर उठ जाता है। आदित्य काव्या के नाक को पकड़कर कहता है, हर पल बस तुम्हारी नाक पर गुस्सा रहता है। काव्या चिढ़ते हुए अपने नाक को आदित्य से छुड़ाती है, मुंह फुला लेती है। आदित्य काव्या की तरफ झुकते हुए कहता है, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर हम जाएंगे। काव्या नाराजगी से कहती है, हमें नहीं जाना कहीं भी आपके साथ। आदित्य काव्या को छोड़कर लापरवाही से कहता है, ठीक है फिर मत जाओ, वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है रहता। काव्या की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वह आंखों में नमी ले कहती है, आपके पास तो कभी हमारे लिए वक्त ही नहीं रहता। काव्या की आंखों में नमी देकर आदित्य को अपनी बात पर पछतावा होने लगता है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या से कुछ कहने ही वाला था कि काव्या दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। आदित्य बस दरवाजे की तरफ देखता ही रह जाता है। काव्या आंखों में नमी लेकर
गार्डन में खड़ी होती है। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज़ आती है, काव्या, काव्या जल्दी से अपनी आंखों में नमी को छुपाती है और अर्जुन की तरफ मुस्कुराती मुड़ती है। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते ही समझ जाता है कि वह रो रही थी। अर्जुन एकदम से पूछता है, तुम रो रही हो? काव्या हड़बड़ा कर कहती है, नहीं, वो हमारी आंखों में कुछ चला गया था। अर्जुन काव्या को बेंच पर बैठाते हुए बैठने को बोल खुद भी बैठ जाता है। अब दोनों बातें करने लगते हैं। अर्जुन हर वक्त ऐसी बात बोलता जिसे काव्या हंसने लगती। अर्जुन तो बस काव्या की मुस्कान को ही खो जाता है। वहीं दूर खड़ा आदित्य दोनों को देख रहा था। दोनों में से किसी की नज़र आदित्य पर नहीं गई। दोनों अपनी बातों में मग्न थे। कुछ देर तक तो आदित्य दोनों को देखता है। उसके बाद वह तेज कदमों से कार के जाकर बैठ जाता है। कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। आदित्य सीट से टेक कर आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने बार बार काव्य को खुद की वजह से दिए आंसू दिखने हैं और अर्जुन की वजह से काव्य की मुस्कान दिखती है। आदित्य कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे इन यादों में खुद के दिमाग से हटाना चाहता हूँ। गार्डन में अर्जुन और काव्य बात कर ही रहे थे, तभी अनुराग आकर सीधे उनके बीच में बैठ जाता है और अर्जुन की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, भाई इट्स नॉट फेयर, आप जब से कोमा से वापस आए उसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की। अर्जुन घूर कर देखने लगता है। अनुराग बोलता है, ऐसे आंखें मत दिखाइए, आपके वापस आने का सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। अर्जुन आंखें छोटी करके कहता है, अच्छा ऐसे क्या किया तुमने? अनुराग झटके से कहता है, मैं और भाभी हर सोमवार को आपके लिए प्रार्थना करने जाते थे। भाभी तो उस दिन आपके लिए उपवास भी रखती थी। अर्जुन की नज़र सीधे काव्या पर चली जाती है। काव्या कहती है, माँ कहती थी उपवास रखने से मन्नत पूरी होती है, तो इसलिए हम आपके ठीक होने के लिए उपवास करते थे। अनुराग बीच में ही बोलता है, भाई अब आपको इस खुशी में ट्रीट देनी होगी। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, ठीक है चलो। अनुराग खुश होकर खड़ा हो जाता है और काव्या वैसी ही बैठी रहती है। अनुराग काव्या को बैठा देखकर हाथ पकड़कर उठाते हुए कहता है, चलिए भाभी। काव्या नाक में सिर लाकर कहती है। अर्जुन काव्या को देख, चलो तुम भी वैसे भी उपवास रख रख कर इतनी पतली हो चुकी हो। काव्या घूर कर अर्जुन को देखती है तो अर्जुन हंसने लगता है। अर्जुन हंसते हुए, और अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, सबको मैं ट्रीट दूंगा। अनुराग सबको बुला लो। अनुराग सबको कॉल करके बुलाता है। रुमानी अलसाई आवाज़ में कहती है, क्या हुआ भाई, आपने इस वक्त क्यों बुलाया? अनुराग रुमानी को घूर कर देखते हुए कहता है, रुमा तू इस वक्त तक सो रही थी? रुमानी जवाब देती है, अरे क्या करूं, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट अभी निकला नहीं है, तो सोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ। रोहन साइड में खड़ा अर्जुन को देखता है तो बस काव्या को ही देख रहा था। वहीं काव्या अनुराग और रुमानी को देख रही थी और अर्जुन को यूं काव्या को देखकर रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वह आगे बढ़कर कहता है, ब्रो जल्दी बताइए ना कहाँ जाना है। अर्जुन काव्या से नजरें हटाकर सबको देखते हुए कहता है, मैं ट्रीट दे रहा हूँ तो बस सबको चल रहा है। यह सुनकर रुमानी उछल पड़ती है। सच में भाई, कहते हुए रुमानी कंफर्म करने के लिए अर्जुन को देखती है। अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है। अनुराग काव्या को हाथ पकड़कर कार में आगे वाली सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रुमानी और रुखसार पीछे बैठ जाती हैं। वहीं अर्जुन और रूहान दूसरी कार में बैठ जाते हैं। दोनों कार एक के बाद एक अपनी रफ्तार लिए सड़क पर चलने लगती हैं। अनुराग के कार में सब लड़ते झगड़ते मस्ती करते हुए जा रहे थे। वहीं अनुराग अर्जुन की कार में शांति थी। रूहान बार बार अर्जुन को देखने लगता है। तभी अर्जुन अचानक कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है रूहान। रूहान हैरानी से अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन एक जगह रूहान को देखता है और आगे देखते हुए कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे रिश्ते की समझ है। मैं मानता हूँ कि मैं काव्या को पसंद करता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पाना चाहता हूँ। बस एक अट्रैक्शन है जो काव्या को देखकर होने लगता है। मैं खुद को काव्या को देखने से रोक नहीं पाता। रोहन अर्जुन को देखकर कहता है, आपको रोकना होगा। भाभी आदि भाई के साथ बहुत खुश है, कहीं आदि भाई आपके एहसास को जानकर भाभी के साथ रिश्ता तोड़ ना दें।
अर्जुन खोए हुए अंदाज में कहता है, शायद यही उसकी किस्मत में लिखी है। रूहान उनकी किस्मत में लिखा है। रूहान यह सुनकर थोड़ा हैरानी से देखता और कहता है, मतलब? अर्जुन बातों को संभालते हुए, मेरा मतलब है कि आदि और काव्य का रिश्ता किस्मत ने बनाया है। इतना बोलकर ही अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन देखने लगते हैं, लेकिन यही रूहान नहीं देख पाता। रूहान अब आगे देखते हुए शांति से बैठ जाता है। कुछ देर में जब आइसक्रीम पार्लर में पहुंच जाते हैं, सभी अपने फेवरेट फ्लेवर लेने लगते हैं। वहीं काव्य की नज़रें वहां से कुछ दूरी पर खड़े पानी पूरी के ठेले पर जाती है। अर्जुन काव्य की नज़रों को देख पूछता है, क्या तुम्हें वो खाना है? काव्य हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन काव्य को चलने के लिए कहता है। काव्य आगे चलती है और अर्जुन पीछे। रुमानी जैसे ही दोनों को पानीपुरी के ठेले की तरफ जाता हुआ देखती है, वो खुशी से चिल्लाती हुई उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। पानीपुरी माय फेवरेट। रुमानी वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। काव्य भी वहाँ खड़ी हो जाती है। दोनों पानीपुरी खाने लगते हैं। वह अर्जुन बस काव्य को ही देखते रहता है। काव्य के कुछ बाल उसे बार बार परेशान करने लगते हैं। काव्य उसे हटाने की कोशिश करती है, फिर से वह आगे आ जाता है। तभी अर्जुन अपने हाथों से काव्य के बालों के चेहरे से हटाकर कान के साइड कर देता है। काव्य अर्जुन से दूर हो जाती है। अर्जुन तुरंत बोलता है, रिलैक्स, बस मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ट्रैफिक में फंसा कार में बैठा आदित्य ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। यह बस मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया था। अचानक ही आदित्य की नज़र बाहर चली जाती है, जहाँ काव्य मज़े से पानीपुरी खा रही थी। उसके बाद अर्जुन का काव्य के बालों को हटाना दोनों को इतने नज़दीक देख आदित्य को अजीब सा लगने लगता है। काव्य अब वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होने लगता है। काव्य ट्रैफिक की तरफ देखती है, जो अब पूरी क्लियर हो चुकी थी। काव्य रोड की तरफ से नज़र हटाकर सबके पास जाने लगती है। काव्य के पहुँचते ही सब वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे दिन सब कार में बैठकर शहरों के चक्कर लगाते हैं और करीब 7 बजे घर वापस आते हैं। काव्य कमरे में जाकर थकान की वजह से सीधे सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है और कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। काव्य को बेढंगा तरीके से सोता देख आदित्य बेड के पास जाकर काव्य को अच्छे से सुलाता है। काव्य का सैंडल को निकालकर कंबल से अच्छी तरह से ढक देता है। इतने करते ही आदित्य जाने वाला होता है कि काव्य नींद में आदित्य के हाथ पकड़ लेती है। काव्य नींद में धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, आप बहुत ज़्यादा रूड हो, जिद्दी है, मैं कभी हमारी बात नहीं सुनते। काव्य की प्यारी सी बात सुनकर आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य झुककर काव्य के माथे पर किस करता है। काव्य नींद में ही मुस्कुरा देती है। आदित्य अब वॉशरूम में चला जाता है। चेंज करने के बाद आदित्य काव्य को भाव में भरकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होती आदित्य के सामने फिर एक बार अर्जुन और काव्य की करीबी दिखने लगती है। आदित्य एकदम से आंखें खोलकर काव्य को देखता है, जो गहरी नींद में सो रही थी। आदित्य काव्य को छोड़कर उठकर बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं अर्जुन के कमरे में अरुणी देवी और विशाखा जी सवालिया नजरों से दोनों की तरफ पीठ किए हुए अर्जुन को ही देख रही थी। अरुणी देवी और विशाखा जी अर्जुन को बुलाने पर आई हुई थी। जब से दोनों आई थी, अर्जुन इसी तरह से बिल्कुल शांत खड़ा था। अरुणी देवी शांति को तोड़ते हुए कहती है, अर्जुन क्या हुआ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अर्जुन फिर भी बिल्कुल शांत रहता है। अरुणी देवी और विशाखा जी एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी अर्जुन की आवाज़ आती, दादी आप आदि और काव्य का रिश्ता कैसे जोड़ सकती है? अरुणी देवी हैरानी से अर्जुन को देखती है, फिर एकदम से कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? अर्जुन मुड़कर अरुणी देवी को देखता कहता है, क्या आप पंडित जी से बातों को भूल चुकी हैं? फिर विशाखा जी को देखते हुए कहती हैं, माँ आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? आपने तो खुद ये सब देखा था। अर्जुन की बातों को सुनकर विशाखा जी बुरी तरह से डर जाती हैं। अरुणी देवी भी इस चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। अर्जुन आगे कहता है, आपने काव्य को बस कुछ वक्त के लिए खुशी दी, लेकिन उसके बाद जो उसे दर्द मिलेगा उसे शायद ही काव्य कभी झेल पाएगी, क्योंकि वह दर्द कुछ दिन या कुछ सालों का नहीं, पूरी जिंदगी का होगा। आपने काव्य को आदि की जिंदगी में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने आदि के साथ रिश्ते में बंधकर दर्द और तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनते ही विशाखा जी डर से कांपने लगती है।
उनकी हालत देखकर अर्जुन उन्हें बेड पर बिठाता है और पीठ को सहलाते हुए पानी पिलाता है। विशाखा जी थोड़ी शांत होती है और फिर रोते हुए अरुणी देवी को देखते हुए कहती हैं, माँ, ये हम लोगों ने क्या कर दिया? एक मासूम सी बच्ची को दर्द की दुनिया में ढकेल दिया। अरुणी देवी सामने खड़े पड़े चेयर में दम से बैठ जाती हैं। अरुणी देवी होश खो बैठती हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।